रंग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी को गौर से देखती थी। एक क्षण बाद वो अंत में मुस्कुराया, अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया और विनम्रता से पूछा, यह बूढ़ा साहब सोने की निगलने वाली माउस जनजाति का एक बुजुर्ग होना चाहिए, है ना? हेवनाई माउंटेन रेंज में किसी भी अत्यधिक मजबूत व्यक्ति को इसमें प्रवेश करने से दबाने का प्रभाव था। फिर भी उसके सामने इस बूढ़े व्यक्ति की ताकत पहले ही इस सीमा को पार कर चुकी थी। यह संभावना थी कि वो बाहरी दुनिया से कोई नहीं था। उस मामले में वो एक स्थानीय विशेषज्ञ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त संपूर्ण हेवनाई माउंटेन गोल्ड निगलने वाली माउस जनजाति का क्षेत्र था। यह संभावना थी कि यह व्यक्ति गोल्ड निगलने वाली माउस जनजाति का कोई व्यक्ति था। यह सुनकर धूसर वस्त्र वाला बूढ़ा सन रह गया। वो पेड़ की टहनी से नीचे कूद गया। उसने मुस्कुराने से पहले एक बार जियो यान की ओर देखा और कहा, छोटे साथी की दृष्टि वास्तव में काफी अच्छी है। जियो यान मुस्कुराया। नालान यानरान ने उससे पहले जो कहा था उसे याद करने के बाद जियो यान स्वाभाविक रूप से सोने की निगलने वाली माउस जनजाति के इस सदस्य को ठेस पहुंचा। व्यक्ति काफी मजबूत था और संभवतः कबीले में एक उच्च स्थान रखता था। यह संभावना थी कि कोई उसे अपमानित करने से पीड़ित होगा। यह छोटा व्यक्ति जियो यान है। मैंने इस जगह को इस तरह से बदलने में लापरवाही बरती है। उम्मीद है बूढ़े सर मुझे दोष नहीं देंगे। जियो यान मुस्कुराया। उसके हाथ में एक जेड बोतल तेजी से दिखाई दी, जिसके बाद उन्होंने इसे सौंप दिया। ये कुछ क्यूई मैंडिंग पिल्स हैं। हालांकि मुझे पता है कि बूढ़े सर की नज़र में ये चीजें कुछ भी नहीं हो सकती हैं, लेकिन जब किसी की डू-क्यूई को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उनका काफी प्रभाव पड़ता है। क्यूई मैंडिंग पिल टियर 5 एक्सपेंडेबल प्रकार की औषधीय गोली थी। इसका डू हुआंग या डू जोंग को अपने डू क्यूई को तेज दर से ठीक करने की अनुमति देने का प्रभाव था, और इसे एक उच्च स्तरीय विस्तार योग्य औषधीय गोली माना जाता था। जियो यान की इस हरकत को देखकर धूसर कपड़े वाला बूढ़ा चौंक गया। हालांकि क्यूई मैंडिंग पिल नाम सुनते ही उनकी संकुचित आंखें तुरंत चमक उठीं। जादुई जानवरों के दृष्टिकोण से औषधीय गोलियां और भी दुर्लभ थीं क्योंकि केवल मनुष्यों के पास कीमियागर थे। हालांकि कुछ जादुई जानवर अपनी प्रतिभा के दम पर औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। यह क्यूई मेलिंग पिल बहुत उच्च स्तर की नहीं हो सकती है, लेकिन किसी के डू क्यूई को तेजी से ठीक करने के इसके प्रभाव ने भूरे रंग के बूढ़े आदमी को आकर्षित किया। हे साथी, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम आंख को बहुत भा रहे हो। धूसर पोशाक बूढ़े ने अपने होंठ चाटे और हंसे, जिसके बाद उसने कोई हरकत नहीं की क्योंकि उसने अनजाने में जियो यान से जेड की बोतल प्राप्त की। जिसके बाद उन्होंने अपने चारों ओर देखा, अपना हाथ लहराया और कहा, यह ठीक है, मैं इस जगह को साफ करने के लिए किसी को लाऊंगा। छोटे भाई को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इनमें से कुछ परेशान करने वाली चीजों को दूर करने में भी आपकी मदद करूंगा। जियो यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने अपने हाथों को भूरे रंग के लिबादे बूढ़े आदमी के पास रखा और सम्मानपूर्वक कहा, उस मामले में धन्यवाद बूढ़े साहब। ओल्ड मी इज जिनगू। मुझे बूढ़ा मत कहो साहब। ग्रे पोशाक वाला बूढ़ा हंस पड़ा। जियो यान के शरीर के चारों ओर उसकी निगाह एक बार घूम गई, इससे पहले कि उसने अचानक कहा, छोटे साथी, तुम एक कीमियागर हो, है ना? ऐसी गंध कोई सामान्य व्यक्ति के पास नहीं होती है। जियो यान एक पल के लिए झिझका। गंध की भावना में आने पर दूसरे पक्ष में स्पष्ट रूप से एक विशेष प्रतिभा थी, इसलिए उसने कुछ नहीं छिपाया और धीरे से सिर हिलाया। अरे ही कीमियागर, यह बात वास्तव में बहुत दुर्लभ है। जियो यान को अपना सिर हिलाते हुए जिनगू की आंखों में एक अजीब सी चमक उठी।
वो तुरंत मुस्कुराया और कहा, तुम्हें पहले प्रवेश करना चाहिए। उस छोटी लड़की के साइकिक व्हाइट फॉक्स को भूल भुलैया से गुजरने में कोई समस्या नहीं है। हालांकि यदि आप सफलतापूर्वक हेवन माउंटेन ब्लड पूल तक पहुंचना चाहते हैं तो अभी भी काफी रुकावटें हैं। आराम करो। बूढ़ा मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कुछ पाने के बाद काम नहीं करेगा। मैं दूसरों को आपकी विशेष देखभाल करने के लिए सूचित करूंगा। यह सुनकर जियो यान का दिल खुश हो गया। इन औषधीय गोलियों को देकर उन्होंने वास्तव में हार नहीं मानी। इस पुराने साथी के पास वास्तव में गोल्ड निगलने वाले माउस जनजाति में काफी उच्च स्थान था। चूंकि जियो यान को वो मिल गया था जिसकी उसे जरूरत थी, वो अब और नहीं रहा। जिन गू को हाथ मिलाने के बाद वो मुड़ा और पेड़ के दरवाजे में घुस गया। जियो यान को पेड़ के दरवाजे के पीछे गायब होते देख जिन गू ने अनजाने में अपनी दाढ़ी को प्यार किया। उनकी अभिव्यक्ति गहरी सोच में से एक थी, जबकि उन्होंने धीरे से बुदबुदाया, यह छोटा आदमी भी एक कीमियागर है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या वो हमारी आवश्यकता तक पहुंच गया है। अगर यह संभव हुआ तो हम काफी परेशानी से बच सकेंगे। जियो यान ने पेड़ के दरवाजे में कदम रखा ही था कि उसके सामने का क्षेत्र अचानक चमक उठा। उसका दिमाग तुरंत कुछ गदगद महसूस हुआ। जब तक वो ठीक हुआ तब तक वो यह जानकर दंग रह गया कि आसपास का स्थान घने कोहरे की एक परत से भर गया था जो बिखरा नहीं जा सकता था। इस स्थान पर कोहरे का शांत प्रगति लगभग आधे घंटे तक जारी रही, इससे पहले कि जियो यान को लगा कि आसपास का कोहरा धीरे धीरे बहुत पतला हो गया है। हम भूल भुलैया छोड़ने वाले हैं। जियो यान के अलावा नालान यानरान ने एक नर्म आवाज का उत्सर्जन किया, जिससे लगता था कि उसने एक भारी बोझ डाल दिया था। हवा चलने पर नालन यानरान की आवाज अभी अभी सुनाई दी थी। आसपास घना कोहरा छाया रहा। वे तेजी से पीछे हटे और आसपास का दृश्य धीरे धीरे दिखाई देने लगा। जियो यान और नालन यानरान के सामने एक अत्यंत राजसी दिखने वाली पर्वत चोटी दिखाई दी। इस समय वे दोनों हाफवे पॉइंट में सबसे निचले पायदान पर थे। सोने के बालों से ढके विशाल चूहे बार बार कुछ खड़ी पहाड़ी सड़क के दोनों किनारों पर घूमते रहे। ये सोना निगलने वाला माउस होना चाहिए। उन्हें नुकसान न पहुंचाएं, अन्यथा यह निश्चित रूप से सोने की निगलने वाली माउस जनजाति को क्रोधित करेगा। नालान यानरान की सुंदर आंखों ने बड़े सुनहरे रंग के चूहों की ओर देखा और याद दिलाते हुए कहा, हाँ। जियो यान ने अपना सिर झुका लिया। चलिए चलते हैं। आधा रास्ता वो जगह है जहाँ हेवन माउंटेन स्टेज है। उसके बाद कुछ चेक पॉइंट होगा जिसे गोल्ड निगलने वाली माउस जनजाति ने रखा है। केवल उनके सफलतापूर्वक गुजरने से ही कोई शीर्ष पर स्थित हेवन माउंटेन ब्लड पूल तक पहुंच पाएगा। नालान यानरान ने सफेद लोमड़ी को गले लगा लिया, जबकि उसकी उंगली पहाड़ के बीच की ओर इशारा कर रही थी और वो मधुर मुस्कान दे रही थी। स्वर्ग पर्वत मंच। यह सुनते ही जियो यान की आंखें नम हो गईं। यह वो स्थान था जिसका उल्लेख तांग यंग ने हेवन माउंटेन स्टेज में किया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि उन्हें वहां सहयोग करने का मौका मिल सकता है। संभावना है कि वो चौकी को पार करने में सहयोग करने की बात कर रहा था। वर्तमान में वहां काफी संख्या में लोग मौजूद होने की संभावना है। आमतौर पर गोल्ड निगलने वाली माउस जनजाति की चौकियां काफी कठिन होती हैं। हालांकि यहां आने वाले कमजोर नहीं होते हैं, लेकिन अगर कोई उन्हें तोड़ना चाहे तो काफी मुश्किल है। नालन यानरान हंसे। जियो यान भी मुस्कुराया। उसकी आंखों में भीषण गर्मी थी और वो मुस्कुराया, ऐसी स्थिति में चलो चलें। हमें दूसरों को हमारे सामने 8 स्थानों पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जियो यान के पैर की उंगलियां उसके शब्दों के बजने के बाद खड़ी चट्टान की सीढ़ियों पर दब गईं। तुरंत उसका शरीर एक काली छाया में बदल गया,
जो तेजी से पहाड़ के बीच में दौड़ा। नाल यानरान तेजी से उसके पीछे पीछे चला। हेवन आई माउंटेन के बीच में एक अत्यंत विशाल मंच था। मंच व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित पत्थरों से बनाया गया था। वहां चट्टान सीढ़ियां थीं जो मंच के एक तरफ हेवन आई माउंटेन की चोटी तक पहुंचती थीं। हालांकि चट्टान की सीढ़ियों के सामने वर्तमान में कुछ मानव शरीर वाले सोने के निगलने वाले माउस द्वारा संरक्षित किया गया था। चट्टान की सीढ़ियों से दूर मंच पर लगभग 20 मानव आकृतियां इकट्ठी थीं। उन्हें विभिन्न आकार के समूहों में विभाजित किया गया था। उनमें से कुछ अकेले थे, उनमें से कुछ टीम में थे, जबकि उनमें से कुछ बड़े समूहों में थे। ये लोग मंच पर बिखरे हुए थे और एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। ऐसा करते समय उनकी निगाहें बार बार उस खड़ी सड़क की ओर जाती थीं जो मंच की ओर जाती थी। समय के आधार पर भूल-भुलैया बंद होने वाली होनी चाहिए। एक बार जब समय समाप्त हो जाता है और भूल-भुलैया बंद हो जाती है, तो यह उनके लिए चौकी को तोड़ने का प्रयास करने का समय होगा। तीन आकृति, जो अपनी महान फीनिक्स जैसी आभा के साथ मानव भीड़ में असाधारण रूप से आकर्षक थी, आसानी से मौजूद मुख्य पात्रों में से एक बन गई। यह महिला स्वाभाविक रूप से विंड लाइटनिंग मंडप से मिस फेंग थी। जब वो बेतरतीब ढंग से अपने बगल में एक व्यक्ति के साथ बातचीत कर रही थी, इस रंग बिरंगे कपड़े वाली महिला की सुंदर आंखें बार बार चट्टान की सीढ़ियों की ओर झांकती थीं। उसके मुंह के कोने में एक हल्का उपहास था। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसने वास्तव में उस व्यक्ति को कुछ हद तक कम कर दिया था। यह अप्रत्याशित था कि वो इस स्वर्ग पर्वत मंच तक भी नहीं पहुंच पा रहा था। गोंग, एक गोंग ध्वनि धीरे धीरे मंच पर गूंज रही थी, जबकि कुछ छोटी पुरानी आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। उसकी निगाह उस जगह पर उदासीनता से बह गई और उसने कुछ कमजोर आवाज में कहा, समय हो गया। चौकी को तोड़ने का प्रयास शुरू हो जाए। रंग बिरंगे कपड़ों वाली महिला ने इस व्यक्ति को अपना मुंह खोलते हुए अपनी निगाहें पूरी तरह से हटा ली। ऐसा लग रहा था कि वो व्यक्ति केवल उस शक्तिशाली आत्मा पर निर्भर था जिसकी उसने अपेक्षा की थी। हालांकि इस हेवन आई माउंटेन रेंज में वो लाभ पूरी तरह से न के बराबर था। जब सबकी निगाहें हिल रही थीं तो हवा की तेज आवाज सुनाई दी। तुरंत चट्टान की सीढ़ियों से दो तीरों की तरह दो आकृतियां निकलीं, जिसके बाद वे लगातार प्लेटफॉर्म पर उतरे। एक शांत और उज्ज्वल हंसी बेतरतीब ढंग से उत्सर्जित हुई। क्षमा करें, मैं थोड़ी देर बाद आया हूँ। उम्मीद है मैंने चेकपॉइंट पासिंग को बाधित नहीं किया, है ना? इस हंसी को सुनकर रंग बिरंगे कपड़े पहने महिला की सुंदर आंखें जम गईं। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए युवा चेहरे की ओर देखा। एक क्षण बाद वो केवल एक ठंडा खर्राटे ले सकती थी और अपना सिर दूर कर सकती थी।